हेलो एवरीवन। तो हम अपना रेडिएशन चैप्टर कंटिन्यू करते हैं और हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमारा जो मोनोक्रोमैटिक एमिसिव पावर ऑफ अ नॉन ब्लैक बॉडी इज़ अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ एंड टेम्परेचर और मोनोक्रोमैटिक एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज़ ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ वेवलेंथ एंड टेम्परेचर। ठीक है, और इसका हमको पता था इसकी वैल्यू कितनी बार होती है हमारी C1 में लैम्डा टू दी पावर 5 e टू दी पावर C2 बाय लैम्डा डी -1। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला था जिसमें हमारा इसकी यूनिट क्या थी हमारी, देखो यूनिट हमारी दोनों की क्या थी, वॉट पर मीटर स्क्वायर इंटू माइक्रोमीटर। ठीक है, अब C1 एंड C2 को डिफाइन करते हैं। C1 होता है हमारा 2πh C0 स्क्वायर। ठीक है, एंड हमारा जो C2 होता है इज इक्वल टू h C0 अपॉन में के। ठीक है, जो वेयर h इज़ दी प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, हमने पहले भी डिस्कस करा कि प्लैंक्स कांस्टेंट हमारा क्या होता है। नाउ जो हमारा C2 है वो क्या हमारा स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ ठीक है। तो इसका मतलब देखो प्लैंक्स कांस्टेंट की कांस्टेंट होता है, C0 भी हमारा क्या हुआ कांस्टेंट हुआ बिकॉज वो क्या स्पीड ऑफ लाइट है। तो मैं डायरेक्टली C1 की वैल्यू लिख रहा हूँ, ये होती है 3.742 इंटू 10 टू द पावर 8 वॉट पर माइक्रोमीटर टू द पावर 4 इंटू में नॉट वॉट माइक्रोमीटर टू द पावर 4 डिवाइड बाई मीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड C2 की वैल्यू हमारी होती है 1.439 इंटू 10 टू द पावर 4 माइक्रोमीटर इंटू में केल्विन। ठीक है, ना देखो ये फॉर्मूला याद नहीं करना, ना ही C1 एंड C2 की वैल्यूज याद करनी है, बस हमको ये इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि हमको ये प्लैंक्स है ना, हमें को ये प्लैंक्स देता है इसलिए हम उसको बोलते हैं प्लैंक्स लॉ। ठीक है, ना इन दोनों C1 एंड C2 में जो हमारा C0 है इट इज़ स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम तो हमारा कितना होगा C0 अपॉन में n, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ स्पीड ऑफ लाइन इन अ गिवन मीडियम तो उसको मैं बोलूँगा C0 अपॉन में n। ठीक है, व्हाट इज दिस इज स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड। ठीक है, ना फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मतलब अगर मैं C1 एंड C2 की बात करूं तो C1 एंड C2 का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा अगर हमारा रेडिएशन की एनर्जी कहाँ वैक्यूम के बदले किसी मीडियम में फ्लो करिए जिसकी हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है n। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा C0 बाई n का होल स्क्वायर और हमारा C2 हो जाएगा h C0 बाई n डिवाइड बाई k। ठीक है, तो ये दोनों हमारे, ये देखो याद नहीं करना, दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि हमारा प्लैंक्स लॉ में एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो हमें पता है कि जो हमारी मोनोक्रोमैटिक एमिसिव पावर है ऑफ अ नॉन ब्लैक बॉडी इज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ एंड टेम्परेचर और मोनोक्रोमैटिक एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ वेवलेंथ एंड टेम्परेचर। ठीक है, और हमने इसको देखा भी था, अगर ये हमारा वेवलेंथ है तो अगर हम ब्लैक बॉडी की बात करें तो कुछ हमारा ऐसा ग्राफ बनता है, मतलब हर एक पॉइंट क्या दिखा रहे हैं हमको, हर एक पॉइंट बताते हैं ई बी कॉमन लैम्डा है ना। और अगर मैं रियल बॉडी की बात करूँ तो रियल बॉडी का कुछ ऐसा ग्राफ बनता है हमारा, है ना। ये इसके आगे एसिम्प्टोटिक होता है, एसिम्प्टोटिक का मतलब विच टेंड्स टूवर्ड्स इन्फिनिटी। ठीक है, देखो वो इन्फिनिटी तक नहीं पहुंचेगा बट इट टेंड्स टूवर्ड्स इन्फिनिटी, तो यहाँ से लैम्डा टेंड्स टूवर्ड इन्फिनिटी, मतलब जो ग्राफ है ये इन्फिनिटी तक बढ़ रहा है। ठीक है, और ये हमारा किसके लिए ई लैम्डा, ये हमारा रियल बॉडी के लिए हो गया और ये हमारा हो गया ब्लैक बॉडी। ठीक है, देखो ब्लैक बॉडी का जो कर्व है इट इज़ वेरी स्मूथ बट रियल बॉडी का स्मूथ कर्व नहीं है, उसका जैसे जैसे मैं वेवलेंथ चेंज कर रहा हूँ, मतलब अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ और मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो वेवलेंथ हमारा, सॉरी नॉट इस पॉइंट, इसके जस्ट सेकंड पॉइंट की बात करूँ। ठीक है, अगर मैं वेवलेंथ 1 वेवलेंथ 2 लूँ तो देखो कि वेवलेंथ 1 और वेवलेंथ 2 के बीच में जो वेरिएशन है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बट अगर मैं इसके जस्ट ऊपर चलूँ ब्लैक बॉडी के लिए तो वेरिएशन इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन नहीं है, मतलब ब्लैक बॉडी का कर्व वैसा है और रियल बॉडी का कर्व कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा कर्व के अंदर भी फ्लक्चुएशंस होती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा मोनोक्रोमैटिक एमिसिव पावर के बारे में ना। अगर हम बात करें एमिसिव पावर या फिर टोटल एमिसिव पावर या फिर टोटल हेमिस्फेरिकल एमिसिव पावर जिसको हम ई से लिखते हैं, तो ये किसके लिए होगा, रियल बॉडी के लिए, और ये फंक्शन किसका होता है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, और ये किसके लिए होगा, रियल बॉडी। और ब्लैक बॉडी के लिए हम ई भी लिखते हैं, बी का मतलब ब्लैक बॉडी इज अ फंक्शन ऑफ, ये भी हमारा फंक्शन टेम्परेचर का होता है,
इसको मैं बोलूँगा फॉर ब्लैक बॉडी, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी का हमको फॉर्मूला बताया, क्या फॉर्मूला था हमारा, सिग्मा टी टू दी पावर 4, ठीक है। वेर सिग्मा क्या हमारा, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 5 × 6 7 × 10 टू द पावर -8 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन टू द पावर 4, ठीक है। और ये हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, दिस इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब अगर हमारी एक ब्लैक बॉडी है, ठीक है, अगर ये मेरी क्या है ब्लैक बॉडी है, तो इस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर मैंने टी बोला है, तो उसमें से जो रेडिएशन निकलेंगी, ठीक है, देखो रेडिएशन निकलेगी हेमिस्फेरिकल शेप में। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट में हमारी रेडिएशन कुछ हेमिस्फेरिकल शेप में निकलेगी, ठीक है। तो जो रेडिएशन बाहर निकल रही है वो सिग्मा टी टू द पावर 4, उसमें कितनी होगी हमारी एमएससी पावर होगी, ठीक है, उसकी इतनी पावर होगी, ठीक है। तो ये भी हमको पता है। और ये किसने दिया था हमको, ये दिया था हमको स्टीफन बोल्ट्जमैन ने, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ठीक है ना। इतना तो हमको क्लियर है बिल्कुल। बट अब सवाल ये आता है कि अगर मैं चाहूँ एमिसिव पावर ऑफ अ नॉन ब्लैक बॉडी, हमको नहीं पता। एमिसिव मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर ऑफ अ नॉन ब्लैक बॉडी हमें नहीं पता। और एमिसिव पावर ऑफ अ रियल बॉडी, जिसको हम नॉन ब्लैक बॉडी बोल दो, रियल बॉडी बोलो, बात है कि वो हमें नहीं पता, ठीक है। और रियल लाइफ सिचुएशंस में हमारी बॉडी, सारी बॉडी ब्लैक बॉडी नहीं होती, ठीक है। रियल लाइफ सिचुएशन में हमारी ब्लैक बॉडी का एग्जांपल की बात करें तो हमारा एग्जांपल होता है स्नो, ठीक है। स्नो इज़ द बेस्ट एग्जांपल फॉर ब्लैक बॉडी, इवन दो द कलर इज़ नॉट ब्लैक, है ना, द कलर इज़ नॉट ब्लैक, बट द बेस्ट एग्जांपल टू डेमोन्स्ट्रेट ए ब्लैक बॉडी इज़ स्नो, ठीक है। बट अगर हम रियल बॉडीज़ की बात करें तो रियल बॉडीज़ के बारे में हमको ना ही एमिसिव पावर के बारे में पता है और ना ही मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर के बारे में पता है, ठीक है। ये फंक्शन हो गया हमारा वेवलेंथ और टेम्परेचर का, और ये फंक्शन हो गया हमारा सिर्फ टेम्परेचर का। इन दोनों के बारे में हमको कुछ नहीं पता और हमें यही कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, हमको ये पता है कि ब्लैक बॉडी जो होती है उसकी एमिसिव पावर जो होती है, एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, ठीक है। मैं इधर हेमिस्फेरिकल नहीं लिख रहा, बार बार हेमिस्फेरिकल लिखना ठीक नहीं है, बार बार इसके यहाँ पर, ठीक है, हेमिस्फेरिकल, टोटल हेमिस्फेरिकल, ठीक है। इसलिए हम ये बार बार नहीं लिखते, टोटल हेमिस्फेरिकल से रहने देते हैं। हम सिर्फ क्या डिफाइन करते हैं, एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, ठीक है। हम शॉर्ट में लिख देते हैं एमिसिव पावर, मतलब उसका वही होता है टोटल हेमिस्फेरिकल एमिसिव पावर, ठीक है। तो एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी हमको पता है सिग्मा टी टू द पावर 4 होता है, ठीक है ना। अब हमें पता है ये जो एनर्जी बाहर एमिट हो रही है, ये जो हमारी एनर्जी रेडिएट हो रही है ब्लैक बॉडी से, जिसका टेम्परेचर टी है ना, वो क्या हो रही है, मैक्सिमम हो रही है। क्यों, क्योंकि हमने ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन में ये पढ़ा था कि ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है विच इज़ मैक्सिमम, विच एमिट्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेडिएशन एनर्जी, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट एमिटर ना। ब्लैक बॉडी क्या होता है, परफेक्ट एमिटर, ठीक है, हमें पता है ना। मतलब ब्लैक बॉडी एमिट्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेडिएशन एनर्जी, मतलब ये जो वैल्यू है दिस इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेडिएशन एनर्जी और रेडिएशन पावर और एमिसिव पावर एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी, ठीक है। तो अगर मैं नॉन ब्लैक बॉडी की बात करूं तो इसका मतलब इसमें हम कुछ फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें इधर हम कुछ फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि क्या होगा, हमारा ई फॉर रियल बॉडी या नॉन ब्लैक बॉडी इज़ लेस देन एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी, ठीक है। तो ये जो फैक्टर होता है इसको हम बोलते हैं एमिसिविटी, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, एमिसिविटी, ठीक है। नाउ जो ये टर्म एमिसिविटी है इसको हमने ऐसे डिफाइन करा कि हमने क्या करा, इसकी जो वैल्यू है एमिसिविटी की वो 0 से बड़ी है और 1 के इक्वल है, ठीक है। इन दोनों के बीच में होती है, 0 और 1 के बीच में, ठीक है। तो अगर मैं एमिसिविटी ऑफ अ ब्लैक बॉडी की बात करूं तो वो कितने के बराबर होती है हमारी, इट इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। याद रखना, एमिसिविटी ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज इक्वल टू 1, ठीक है। नाउ अगर मैं बोलूं कि ये हमारा एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी सिग्मा टू दी पावर 4 है, तो देयरफॉर एमिसिव पावर ऑफ क्या बोलूँगा मैं, रियल बॉडी कितना हो जाएगा, एमिसिविटी इंटू में सिग्मा टी टू द पावर 4 इज इक्वल टू एमिसिविटी इंटू में ए टू द पावर ऑफ
एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी, ठीक है, बिल्कुल ठीक। और हमें ये पता है ये क्या होता है, 0 और 1 से छोटा होता है, ठीक है। नाउ सिंस ये थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो इसको हम थोड़ा सा अलग से लिखते हैं, यहाँ पर साइड में कर देते हैं इसको, ठीक है। ठीक है, तो हमने एमिसिविटी को डिफाइन करा और हम समझ रहे हैं कि एमिसिविटी हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नाउ तो इतना हमको पता चला कि जो एमिसिविटी ऑफ अ ब्लैक बॉडी होती है वो 1 के बराबर होती है। अगर एमिसिविटी हम रियल बॉडी लें तो वो 1 के बराबर नहीं होती, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं जो हमारी एमिसिविटी होती है ना, हमने एक्सपेरिमेंटली देखा कि हमारी जो एमिसिविटी होती है इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। अब ये थोड़ा पंगा हो गया, क्यों? क्योंकि देखो हम क्यों नहीं निकाल पा रहे थे एमिसिव पावर, हम इसलिए नहीं निकाल पा रहे थे एमिसिव पावर क्योंकि एमिसिव पावर जो थी वो खुद क्या फंक्शन था टेम्परेचर का। अब जो हमने एमिसिविटी डिफाइन करी वो भी हमारा किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का। तो यहाँ पर थोड़ा मामला बिगड़ने लगा, ठीक है। तो याद रखना जो हमारी एमिसिविटी होती है इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। is also a function of टेम्परेचर, ठीक है। अब हम थोड़ा फॉर्मूला देख लेते हैं एमिसिविटी का। देखो जो हमारा एमिसिविटी होता है हमें पता है फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है, इज इक्वल टू, देखो अगर मैं इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ E/E ऑफ अ ब्लैक बॉडी, है ना, एमिसिव पावर ऑफ अ नॉन ब्लैक बॉडी, या फिर इसको हम बोलते हैं रियल बॉडी, है ना, एमिसिव पावर ऑफ अ रियल बॉडी, समझ जाओगे, डिवाइडेड बाय एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी, ठीक है। इन दोनों के रेशियो के बराबर ही हो गया। तो इज इक्वल टू, देखो इसका फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to इन्फिनिट मोनोक्रोमैटिक एमिसिव पावर इनटू में डी लैम्डा, ठीक है, डिवाइड बाय सिग्मा T टू द पावर ऑफ 4, ठीक है। ये भी हमारा टेम्परेचर का फंक्शन होता है, एमिसिव पावर of a real body and emissive power of a black body is also a function of temperature, ठीक है। और हमने ये एक्सपेरिमेंटली भी देखा जो हमारा एमिसिविटी होता है is also a function of temperature, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो ये एमिसिविटी जो है वो क्या होता है, यूनिटलेस होता है, ठीक है। एक पॉइंट और, एमिसिविटी इज यूनिटलेस, इसी को यूनिट नहीं होती ना। अब हम बात करते हैं मोनोक्रोमैटिक एमिसिविटी, मोनोक्रोमैटिक एमिसिविटी, ठीक है। ना मोनोक्रोमैटिक एमिसिविटी का मतलब हुआ, देखो हमें पता है एमिसिविटी, मोनोक्रोमैटिक एमिसिविटी ऑफ अ नॉन ब्लैक बॉडी इज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ एंड टेम्परेचर, ठीक है। एंड मोनोक्रोमैटिक एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ वेवलेंथ एंड टेम्परेचर, ठीक है। बट हमको इसका फॉर्मूला पता है अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स लॉ, ना, या फिर इसको हम बोल सकते हैं प्लैंक्स ने हमको इसका फॉर्मूला दिया था, ठीक है। तो अगर मैं डिफाइन करूँ एक ऐसा टर्म मोनोक्रोमैटिक एमिसिविटी सच दैट कि जो हमारा मोनोक्रोमैटिक एमिसिव पावर होता है इज इक्वल टू, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर हमारा जो मोनोक्रोमैटिक एमिसिविटी है लाइज बिटवीन 0 and 1, ठीक है। सेम वे फॉर अ ब्लैक बॉडी, अगर ये ब्लैक बॉडी के लिए हमारा कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, है ना। और नॉन ब्लैक बॉडी के लिए हमारा इस रेंज के बीच में वेरी करेगा, है ना, इसको हम बोलते हैं रियल बॉडी, ठीक है ना। अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो इसका फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू, ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ एंड टेम्परेचर, दिस इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ वेवलेंथ एंड टेम्परेचर, ठीक है। अब हम बात करते हैं मोनोक्रोमैटिक एमिसिविटी, ये किसका फंक्शन होता है। देखो इसको भी एक्सपेरिमेंटली देखा गया
कि हमारा जो मोनोक्रोमैटिक एमिसिविटी होता है इज़ ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ वेवलेंथ एंड टेम्परेचर। ठीक है, हम निकालने गए थे एक ऐसा यूनिट जो कांस्टेंट होगा। ठीक है, हम क्या कहते हैं, एक ऐसी यूनिट जो क्या होती है, हमने सोची थी कांस्टेंट होएगी और हमें वैल्यू दे देगी सिंपली किसकी, एमिसिव पावर की फॉर रियल बॉडी। पर यहाँ तो हम फंसी गए क्योंकि जो हमने कांस्टेंट माना था वो खुद ही किसका फंक्शन है, वेवलेंथ और टेम्परेचर का फंक्शन है ना। ठीक है, हम क्या कहते हैं, हम निकालने गए थे एमिसिव पावर ऑफ अ नॉन ब्लैक बॉडी और मोनोक्रोमैटिक एमिसिव पावर ऑफ अ नॉन ब्लैक बॉडी, फिर उसको रियल बॉडी बोल दो। ठीक है, और हमने डिफाइन करा था इन दोनों को कैलकुलेट करने के लिए हमने डिफाइन करा एमिसिविटी एंड मोनोक्रोमैटिक एमिसिविटी। ठीक है, बट हमने देखा ये खुद किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का फंक्शन है, और ये किसका फंक्शन है, वेवलेंथ और टेम्परेचर का फंक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पर आने लगी मुसीबत, क्योंकि हमको देखो अगर हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं या हम एज्यूम कर लें कि ये एमिसिविटी हमारी क्या कांस्टेंट है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर एक बॉडी को डिफाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं ग्रे बॉडी। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ग्रे बॉडी। इस मुसीबत से निकलने के लिए हमने ग्रे बॉडी को डिफाइन करा और हमने क्या बोला, जो ग्रे बॉडी होता है वो हमारा, उसकी जो एमिसिविटी होती है इज़ कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब वो वेवलेंथ का फंक्शन नहीं होती। ठीक है, एमिसिविटी इज नॉट ए फंक्शन ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, बट वो टेम्परेचर के साथ चेंज हो सकती है ना। तो मतलब अगर मैं मान लो हमारी एक बॉडी है, ठीक है, रियल बॉडी बोल दो या उसको कौन सी बॉडी बोल दो, ब्लैक बॉडी बोल दो, उसका टेम्परेचर टी है। ठीक है, तो अगर उसमें से रेडिएशन की एनर्जी बाहर आ रही है तो उसका टेम्परेचर हमने एज्यूम कर लें कि क्या यूनिफॉर्म है, उसका आइसोथर्मल टेम्परेचर है। ठीक है, स्टेडी स्टेट है। स्टेडी स्टेट का मतलब टाइम के साथ साथ उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो हम क्या बोल देंगे, जो उसकी एमिसिविटी है वो टेम्परेचर के साथ तो चेंज नहीं होगी, है ना। और वेवलेंथ के साथ हमने उसको आया था इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ, हमने उसको क्या मान लिया, इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, तो इसलिए हम ऐसी बॉडी को बोलते हैं हम ग्रे बॉडी। ठीक है, तो हमारा एमिसिविटी एंड मोनोक्रोमैटिक एमिसिविटी बोथ आर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, फॉर ए ग्रे बॉडी। ठीक है, अब जो हमने लिखा है ना, इसको हम थोड़ा ग्राफिकली देखते हैं और समझते हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। ये हमारा वेवलेंथ है और ये हमारा एमिसिविटी है, मोनोक्रोमैटिक एमिसिविटी के बीच में ग्राफ है। ठीक है, देखो ब्लैक बॉडी की कितनी होती है, 1 होती है एमिसिविटी, है ना। तो अगर ये 1 है तो ये तो ब्लैक बॉडी होगी, सॉरी ये स्ट्रेट लाइन किसकी होगी, फॉर ब्लैक बॉडी। ठीक है, अब हमने क्या बोला कि हमारा जो एमिसिविटी है इज़ अ फंक्शन ऑफ मोनोक्रोमैटिक एमिसिविटी इज फंक्शन ऑफ वेवलेंथ एंड टेम्परेचर। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, हमारा जो बॉडी है उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो उस टाइम क्या होगा, हमारा जो एमिसिविटी होगा इज विल बी ओनली अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, तो अगर मेरी रियल बॉडी होगी तो हमारा कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, मतलब जैसे जैसे मेरी वेवलेंथ चेंज हो रही है, ठीक है, वैसे वैसे मेरा मोनोक्रोमैटिक एमिसिविटी चेंज हो रही है ना। और हमने क्या बोला है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ठीक है, हमारी जो बॉडी है जिसमें से रेडिएशन की एनर्जी बाहर निकल रही है उसका टेम्परेचर हमने कांस्टेंट माना है। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है, तो उसका मतलब हमारी जो एमिसिविटी मोनोक्रोमैटिक एमिसिविटी है ये किसका फंक्शन है, इज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, ठीक है नाउ, तो अब ये हमारी किसके लिए होगी, दिस इज फॉर रियल बॉडी। ठीक है ना, अब हम क्या सोच रहे हैं कि हमने डिफाइन करा ग्रे बॉडी, तो अब हमको क्या करना है, इस ग्राफ में ग्रे बॉडी को भी डिफाइन करना है। ठीक है, तो हम ग्रे बॉडी को कैसे डिफाइन करेंगे, ये जो बहुत तेज़ी से जो हिल रही है हमारी, है ना, एमिसिविटी, मोनोक्रोमैटिक एमिसिविटी विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ, हम इसको कांस्टेंट मान लेंगे इस रेड लाइन के लॉन्ग, है ना, और इसको हम बोल देंगे ग्रे बॉडी। ठीक है,
ग्रे बॉडी, ठीक है। और ये हमारी हो जाएगी एमिसिविटी ऑफ अ ग्रे बॉडी, ठीक है, कॉमा जी, ठीक है। ये क्या हमारा एमिसिविटी ऑफ मोनोक्रोमैटिक एमिसिविटी ऑफ अ ब्लैक बॉडी, ठीक है। तो हमको इतना क्लियर हो गया। नाउ अगर मैं अपना ग्राफ दोबारा बनाऊँ किसके बीच में, वेवलेंथ और मोनोक्रोमैटिक एमिसिव पावर के बीच में, तो ध्यान से देखना ग्राफ को। ये हमारा हो गया फॉर ब्लैक बॉडी, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा फॉर ब्लैक बॉडी, ठीक है। और जो ये एमिसिविटी है, सॉरी एमिसिव पावर हो गया मोनोक्रोमैटिक एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी हो गया। मतलब हर एक पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें, ठीक है, अलग अलग वेवलेंथ में। मतलब अगर मैं इसको λ1 मानूँ तो इधर हमारी एनर्जी कितनी है, ई बी कॉमा λ1। अगर मैं इसको λ2 मान लूँ तो हमारी इधर एनर्जी कितनी है, या एमिसिव पावर कितनी है, ई बी λ2, ठीक है। ना ये तो बात हो गई हमारी ब्लैक बॉडी की। अब हम बात करते हैं रियल बॉडी की। हमने देखा था लास्ट लेक्चर में रियल बॉडी हमारी कुछ ऐसी होती है, ठीक है। और ये हमारे इधर से एसिम्प्टोटिक होता है, इन्फिनिटी पे पहुंच जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर रियल बॉडी, ठीक है। ई लैम्डा मोनोक्रोमैटिक एमिसिव पावर ऑफ अ रियल बॉडी। ना अब हमको इधर क्या करना है, इसमें डिफाइन करना है ग्रे बॉडी। अब हम ग्रे बॉडी को ऐसे डिफाइन करेंगे, इधर से बना दो ऐसी लाइन, ठीक है। नाउ जो ये रेड लाइन है हमारी, व्हाट इज दिस, दिस इज ग्रे बॉडी के लिए मोनोक्रोमैटिक एमिसिव पावर ऑफ अ ग्रे बॉडी, ठीक है। और हमको पता है ग्रे बॉडी की एमिसिविटी अभी हमने क्या देखी, इज नॉट अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ, हेंस इट इज कांस्टेंट, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर एमिसिव पावर ऑफ अ सॉरी मोनोक्रोमैटिक एमिसिव पावर ऑफ अ रियल बॉडी इज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ एंड टेम्परेचर। मोनोक्रोमैटिक एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ एंड टेम्परेचर। ये हमने कैलकुलेट करी थी, ये हमको किसने बताया था, ये हमको प्लैंक्स ने बताया था, है ना। ये हमारा प्लैंक्स लॉ है। इसको अगर एक बार मैं लिख दूँ तो इसका फॉर्मूला था C1 में λ टू दी पावर 5 e टू दी पावर C2 में λ t -1, ठीक है। ये फॉर्मूला था हमारा, ये हमको प्लैंक दिया था। और अगर मैं बात करूँ कि एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी, सॉरी नॉन रियल बॉडी, वो हमारा टेम्परेचर का फंक्शन था। और हमारा एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी, ये भी हमारा टेम्परेचर का फंक्शन था। ये हमारा सिग्मा T टू दी पावर 4। ये हमको किसने दिया था, ये हमको दिया था हमको स्टीफन बोल्ट्जमैन ने दिया था, ठीक है। अब हमारे पास इन दोनों को निकालने का कोई तरीका नहीं था, ठीक है। इन दोनों को निकालने के लिए हमने क्या सोचा, हमने क्या करा, एमिसिविटी को डिफाइन करा। तो हमने बोला एमिसिविटी से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी ये वाली वैल्यू आ जाएगी, है ना, ब्लैक बॉडी के एमिसिव पावर से, है ना। फिर हमने क्या देखा कि ये दोनों के दोनों टर्म एमिसिविटी एंड मोनोक्रोमैटिक एमिसिविटी, ये क्या हमारे इट्स अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ एंड टेम्परेचर, और ये हमारा टेम्परेचर का फंक्शन था। फिर हमने क्या बोला, हम जो बॉडी ले रहे हैं उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, हम जो बॉडी ले रहे हैं उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, उसमें से रेडिएशन एनर्जी निकल रही है वो क्या निकल रही है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का फैक्टर हमारा हट गया, ठीक है। फिर बचा क्या, हमारा वेवलेंथ का फैक्टर बचा। वेवलेंथ के फैक्टर को हटाने के लिए हमने क्या करा, हमने माना कि जो हमारी बॉडी है ना, जो हमारी बॉडी है वो कौन सी बॉडी है, इट इज़ ग्रे बॉडी। और ग्रे बॉडी का जो हमारा एमिसिविटी होता है वो क्या होता है, हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो मतलब हम क्या करते हैं, हम रियल बॉडी को एज्यूम करते हैं एज अ ग्रे बॉडी। क्यों, क्योंकि रियल बॉडी में हमारा एमिसिविटी एंड मोनोक्रोमैटिक एमिसिविटी ये दोनों क्या होते हैं, इज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ एंड टेम्परेचर। पर ग्रे बॉडी के केस में ये हमारे कांस्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, एंड दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। तो हेंस हम ग्रे बॉडी के लिए फाइनली देख सकते हैं
ठीक है, एमिसिव पावर ऑफ अ ग्रे बॉडी इज इक्वल टू ई ऑफ अ ब्लैक बॉडी। ठीक है, तो उसको हम लिखते नहीं यहाँ पर जी, कन्फ्यूजन होती है, इसलिए हम सिंपली इसको यहाँ छोड़ देते हैं और हम बोल देते हैं इसको ग्रे बॉडी एंड दिस इज एमिसिविटी ऑफ अ ग्रे बॉडी। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारी ग्रे बॉडी होती है वो क्या बॉडी होती है, उसकी हमारी एमिसिविटी इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ, सबसे पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट। उसके बाद वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, और हम उसको अगर ग्राफिकली डिफाइन करें तो हम इन दोनों ग्राफ से हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों ग्राफ को देखो, हो क्या रहा है हमारा एक्चुअली में, हमने रियल बॉडी को क्यों एज्यूम करा है एज अ ग्रे बॉडी। ठीक है, उसके बाद हमने एमिसिव पावर निकाल ली फाइनली फॉर अ ग्रे बॉडी, इसको हम बोल सकते हैं फॉर अ रियल बॉडी बाय अज्यूमिंग इट एज अ ग्रे बॉडी। ठीक है, नाउ अगर मैं बोलूँ व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्यूज्ड एंड ग्रे बॉडी। ठीक है, इन दोनों का मतलब क्या होता है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में ऐसा लिखा आता है कि कंसिडर अ डिफ्यूज एंड ग्रे बॉडी। इसका मतलब होता है, देखो हमारा डिफ्यूज बॉडी कौन सी होती है, डिफ्यूज बॉडी वो वाली बॉडी होती है जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती विचार, इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, है ना। मतलब हमारा परफेक्ट हेमिस्फेरिकल शेप आता है। मतलब अगर हमारे पास अगर ये बॉडी है, उसमें से मैं यूनिट एरिया कंसिडर कर लूँ तो उस यूनिट एरिया से हमारा बिल्कुल कैसा आएगा, हेमिस्फेरिकल शेप आएगा। इस शेप में हमारा रेडिएशन एनर्जी एमिट होएगी, हेमिस्फेरिकल शेप में हमारी, परफेक्ट हेमिस्फेरिकल शेप में हमारी रेडिएशन एनर्जी एमिट करेगी। उसको मैं क्या बोलता हूँ, डिफ्यूज बॉडी। और ग्रे बॉडी क्या होगी, विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और हमारी एमिसिविटी इज कांस्टेंट। ठीक है, तो हमने अपने रेडिएशन चैप्टर में 3 टाइप की बॉडी पढ़ी, एक ब्लैक बॉडी, एक हमारी रियल बॉडी और एक हमारी ग्रे बॉडी। ठीक है, ब्लैक बॉडी को, इसके ब्लैक बॉडी के बारे में हम जितना भी रेडिएशन पढ़ते हैं इट इज़ वेरी सिंपल। ठीक है, क्योंकि ब्लैक बॉडी इज़ दी मैक्सिमम, है ना, तो मैक्सिमम निकालना सिंपल होता है। पर जैसे मैं रियल बॉडी में आया, अब रियल बॉडी में इशू क्या होता है, अब हमारी रियल लाइफ सिचुएशन होती है जिसमें हमारा फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वेवलेंथ दोनों का होता है। तो हम एज्यूम करते हैं कि हमारी रियल बॉडी क्या है, अप्रॉक्सीमेटली ग्रे बॉडी की तरह होती है। ठीक है, सो यहाँ तक हमने देख लिया। नाउ अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ रेडिएशन। लॉज ऑफ रेडिएशन। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, प्लैंक्स लॉ, है ना। ठीक है, और प्लैंक्स लॉ हमने देख लिया था, किसके लिए निकालते हैं हम, प्लैंक्स लॉ निकालते हैं फॉर मोनोक्रोमैटिक एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं हमने एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ एंड टेम्परेचर इज इक्वल टू C1 लैम्डा टू द पावर 5 e टू द पावर C2 बाय लैम्डा t -1। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था, वेयर हमारे C1 एंड C2 हमारे कांस्टेंट थे, हमने पहले भी देखे। सेकेंड लॉ हमारा था स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ठीक है, ये लॉ क्या था हमारा, ये लॉ बताता है एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। ठीक है, कैसे निकालते हैं हमने, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनाइट ई बी लैम्डा। ठीक है, विच इज़ द फंक्शन ऑफ लैम्डा एंड टेम्परेचर डी लैम्डा। ठीक है, और हमारा एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, और डायरेक्टली इन्होंने ये वाली वैल्यू ऊपर से उठाई और इसमें पुट कर दिया और इंटीग्रेट कर दी। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड लॉ था, और ये था सिग्मा टी टू द पावर 4। सिग्मा को हम बोलते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू थी 5.67 इंटू 10 टू द पावर 8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन टू द पावर 4। ठीक है, ये जो यूनिट है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। MCQs में यूनिट पूछ लेता कभी कभार कि स्टीफन बोल्ट्जमैन जो हमारा कांस्टेंट होता है उसकी यूनिट क्या होती है। ठीक है, यह हमारा था स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं थर्ड, जो हमने अभी तक देखा नहीं है, और इसका नाम है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ।
ठीक है। नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, इसके ऊपर बेस न्यूमेरिकल भी आते हैं छोटे से 1 नंबर के। देखो इन्होंने क्या करा था, इन्होंने एक कदम और आगे बढ़ गए, ठीक है। इन्होंने क्या करा, इन्होंने देखा जो हमारा प्लैंक्स लॉ था ना, उसका जो फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले में इन्होंने क्या करा, टेम्परेचर को देखा और वेवलेंथ को देखा, ठीक है। और इन्होंने करा प्लॉट ग्राफ। तो हम अभी तक देखते हुए आ रहे हैं हमारा ग्राफ बिटवीन वेवलेंथ एंड मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर, है ना। इन दोनों के बीच में ग्राफ देखते हुए आ रहे हैं फॉर अ ब्लैक बॉडी, फॉर रियल बॉडी, है ना, इवन फॉर ग्रे बॉडी के लिए हम देखें। तो एक बार मैं दोबारा ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, देखो अब की बार क्या हो रहा है, ये हमारा T1 है, ये हमारा T2 है, T3 एंड T4, ठीक है। हमारे जो ग्राफ है, हमें पता है हमारा जो मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर होती है वो हमारा वेवलेंथ एंड टेम्परेचर का फंक्शन होता है। हमने देखा अगर मैं T1 की बात करूँ तो T1 में अलग अलग वेवलेंथ पे, जैसे λ1, λ2, λ3, ठीक है। आ डिफरेंट वैल्यू ऑफ वेवलेंथ हमारा मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर क्या हो रही है, हमारी अलग अलग है ना। यहाँ पर कितनी है, E λ1, इधर कितनी है E λ2, इधर कितनी है E λ3, ठीक है। तो इतना तो हमको क्लियर है। तो अब ये लॉ हमें क्या बता रहा है, नाउ इस लॉ को अगर मैं ध्यान से देखूँ, इस ग्राफ को अगर मैं ध्यान से देखूँ, तो हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, ये क्या हमारी E लैम्डा कॉमा मैक्स, ठीक है। ये मान लो इधर लाई कर रही है, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूँ λ1 बिकॉज ये हमारा T1 है, तो मैं इसको ले देता हूँ E λ1 कॉमा मैक्सिमम, ठीक है ना। अगर मैं T2 टेम्परेचर देखूँ तो T2 के लिए हमारा इधर लाई कर रहा है, T3 के लिए हमारा इधर लाई कर रहा है, T4 के लिए हमारा इधर लाई कर रहा है ना। तो अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ूं तो हमें ये दिख रहा है कि जैसे जैसे मेरा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, क्या बोला मैंने, जैसे जैसे मेरा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, T1, T2, T3, T4, ठीक है, ये इंक्रीज इन टेम्परेचर है, ठीक है। व्हाट इज दिस इज इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। जैसे जैसे मेरा टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी जो पीक वैल्यू है किसकी, मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर की, जो पीक वैल्यू है वो कब आ रही है, हमारा वेवलेंथ उस टाइम डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। मतलब एज टेम्परेचर इंक्रीजेस द पीक वैल्यू और द मैक्सिमम वैल्यू of monochromatic emissive power ठीक है। as temperature increases the peak value or the maximum value of monochromatic emissive power is obtained at decreasing वेवलेंथ, ठीक है, डिक्रीजिंग वेवलेंथ, ठीक है, ठीक है। मतलब जैसे जैसे मेरा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, मेरा जो पीक वैल्यू है वो कहाँ आ रहा है, एट डिक्रीजिंग वेवलेंथ, ठीक है, हमारा वेवलेंथ डिक्रीज कर रही है, ठीक है। तो दिस इज़ वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लैम्डा इंटू में T, ठीक है। अब मैं इधर देता हूँ फॉर मैक्सिमम पावर, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। फॉर मैक्सिमम पावर ये कांस्टेंट होता है, इज इक्वल टू 2897.8, ठीक है, माइक्रोमीटर इंटू में केल्विन, ठीक है। ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, दैट इज इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। कब होगा, फॉर मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर का मतलब जब हमारा ई लैम्डा इज मैक्सिमम, ठीक है, इज इक्वल टू इतने के बराबर, ये कांस्टेंट होता है हमारा, ठीक है, याद रखना, दिस इज कांस्टेंट, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये हुआ, अगर मान लो क्वेश्चन में हमको लैम्डा गिवन है, ठीक है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर गिवन है,
ठीक है। और हमें बोला है जैसे मैं लैम्डा को चेंज करूँ तो उसके अकॉर्डिंग हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई लैम्डा में टेम्परेचर कितना होगा। हम इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, अपना आंसर निकालेंगे, ठीक है। सो दिस इज वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है। नाउ अब हम अपना फोर्थ लॉ पढ़ते हैं जिसका नाम है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ, ठीक है ना। ये लॉ क्या कहता है, मान लो हमारे पास एक स्मॉल बॉडी है, ठीक है। हमारे पास एक छोटी सी बॉडी है जिसकी एमिसिविटी हमें गिवन है और हमें उसकी एब्जॉर्प्टिविटी भी पता है, ठीक है। एंड इट इज़ एट अ टेम्परेचर टी, ठीक है। इसका टेम्परेचर टी है, एमिसिविटी भी गिवन है और एब्जॉर्प्टिविटी भी गिवन है, ठीक है। एंड इट इज़ एनक्लोज्ड इन एन आइसोथर्मल, ठीक है, मतलब इट इज़ एनक्लोज्ड इन एन आइसोथर्मल कंटेनर, या इसको रूम बोल लो, कुछ ही बोलो, आइसोथर्मल रूम, ठीक है, विच इज़ एट अ टेम्परेचर टी, जिसका टेम्परेचर भी कितना टी है, मतलब जितनी हमारा छोटी सी बॉडी है उसके टेम्परेचर के बराबर है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, तो हम इसकी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, हम सीधा बोल देंगे हमारा जो अल्फ़ा है एंड हमारा जो एमिसिविटी है, जो हमारी एब्जॉर्प्टिविटी और हमारी एमिसिविटी है फॉर दैट स्मॉल बॉडी आर इक्वल, ठीक है। दिस इज किरचॉफ्स लॉ। कंडीशन क्या है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ठीक है। नाउ अब हम लेक्चर कंक्लूड करते हैं। सो आज हमने देखा कि हमारे 3 टाइप की बॉडी होती है, एक हमारी ब्लैक बॉडी, एक हमारी रियल बॉडी, और आज हमने तीसरी बॉडी के बारे में पढ़ा जिसको हम बोलते हैं ग्रे बॉडी, ठीक है। जो हमारी ब्लैक बॉडी है उसकी एमिसिविटी हमारी 1 के बराबर होती है, और अभी हमने किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग देखा कि हमारी जो एमिसिविटी होती है वो एब्जॉर्प्टिविटी के बराबर होती है, मतलब फॉर अ ब्लैक बॉडी हमारी हमारी एब्जॉर्प्टिविटी इज ऑल्सो इक्वल टू 1, ठीक है। और अगर हमारी एब्जॉर्प्टिविटी 1 के बराबर होगी, इसका मतलब क्या होगा, जो हमारी ट्रांसमिसिविटी है, इसका मतलब क्या होगा, जो हमारी ट्रांसमिसिविटी है एंड रिफ्लेक्टिविटी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर हम रियल बॉडी की बात करें, रियल बॉडी को हम एज्यूम करते हैं एज अ ग्रे बॉडी, ठीक है। तो अगर मैं रियल बॉडी की बात करूँ तो रियल बॉडी के इसमें हमारा जो एमिसिविटी होती है इज़ अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ एंड टेम्परेचर एंड इट इज़ लेस देन 1, ठीक है। तो इसलिए हमको दिक्कत हो रही थी इसको कैलकुलेट करने में, हमने फिर क्या करा, इसको एज्यूम कर लिया एज अ ग्रे बॉडी। और जो हमारी ग्रे बॉडी होती है इट इज़ कॉन्स्टेंट बट इट इज़ सिंस एज्यूम एज अ रियल बॉडी हेंस इट इज़ लेस देन 1, ठीक है। नाउ सिमिलरली रियल बॉडी के लिए जो हमारा एमिसिविटी होती है इज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ एंड टेम्परेचर, हेंस हमारी जो एब्जॉर्प्टिविटी होती है फॉर अ रियल बॉडी इज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ एंड टेम्परेचर, ठीक है। एंड हमारा जो ट्रांसमिसिविटी होता है और रिफ्लेक्टिविटी है दे आर नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और अगर हम ग्रे बॉडी की बात करें, हमने बोला ये कॉन्स्टेंट है, तो हमारा रिफ्लेक्टिविटी भी एब्जॉर्प्टिविटी भी कॉन्स्टेंट होगी एंड लेस देन 1, ठीक है। और इस केस में भी हमारा ट्रांसमिसिविटी एंड रिफ्लेक्टिविटी आर नॉट 0, ठीक है। ब्लैक बॉडी को हमने एज्यूम करा था डिफ्यूज एमिटर, ठीक है। रियल बॉडी को हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म रेडिएशन एनर्जी एमिटर, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एमिटर। और हम ग्रे बॉडी को भी एज्यूम करते हैं एज अ डिफ्यूज एमिटर, ठीक है। ऑल्सो जो हमारा ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर है वो सिग्मा T⁴ है। रियल बॉडी के लिए हम ये हमारा ये वाला फॉर्मूला बन जाता है, बट दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो इसलिए हमको दिक्कत होती है। और जो हमारा एमिसिव पावर होती है फॉर अ ग्रे बॉडी वो इसके बराबर होती है, और ये हमारा अल्फ़ा के बराबर है, तो हम अल्फ़ा भी लिख सकते हैं इसके बदले, और ये हमारा इस टाइम कांस्टेंट होता है, ठीक है। और अगर मैं मोनोक्रोमैटिक की बात करूँ, मोनोक्रोमैटिक एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, तो ये हमको प्लैंक्स ने दिया था, ठीक है, अकॉर्डिंग टू, फॉर्मूला मेरे को याद नहीं है बट लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स लॉ, ठीक है। तो तो ये कितने का हो जाएगा,
मोनोक्रोमेटिक एमिसिविटी एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ एंड टेम्परेचर इनटू में सिग्मा टी टू द पावर 4, ठीक है। और इस केस में हमारा, ठीक है, अब ये तो कांस्टेंट हो गया आपकी बार, ठीक है। सो दिस इज द कंक्लूजन फॉर ब्लैक, रियल एंड ग्रे बॉडी। सो आज के लिए यहीं कंक्लूड करते हैं लेक्चर को। थैंक यू।